नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में न्यूज़ चैनल्स पे कई सारी डिबेट कंडक्ट की जा रही है। हाल ही में न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अभी जब हर घर तिरंगा यात्रा मोदी जी ने अनाउंस किया था, हर घर तिरंगा मुहिम अनाउंस किए थे, उस समय लोगों ने कई दफ़ा कहा कि आरएसएस जो कि अपने हेडक्वार्टर्स में सरसंचालक कभी तिरंगा नहीं फहराया करते थे 2002 तक के। पर क्या आरएसएस इससे कम राष्ट्रवादी हो जाता है, या फिर ये लोग जो कह रहे हैं कि आरएसएस राष्ट्रवादी नहीं थे, आरएसएस वाले सब लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ में मिलजुल करके भारत को तबाह करना चाहते थे, या फिर क्या आरएसएस वाले सच में राष्ट्रवादी है या कुछ और ही माजरा है जो हमको हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो अभी हाल ही की एक पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ कि मेरे एक जान पहचान के चित परिचित थे। सेकेंड वेव ऑफ कोविड में उनकी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई और वो थे तमिलनाडु में। अब मेरे को समझ नहीं रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, कैसे करूँ कैसे नहीं, किस तरीके से उन तक मदद पहुँचाऊँ। अब मैंने क्या किया, एक मेरा फ्रेंड है जो कि बचपन से आरएसएस की शाखा में जाता है और आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारियों को वो जानता है। अब उनको मैंने फ़ोन मिलाया, मैं क्या बोला कुछ ऐसा कुछ हो पाएगा जो तमिलनाडु में उन तक दवाइयाँ पहुंचा सके, कुछ उनका ब्लड टेस्ट करवाना है, कुछ और चीज़ें करवाना है, उनको ऑक्सीमीटर्स देने हैं, ये कुछ हो पाएगा। तो यकीन मानिए, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, विद इन 3 आवर्स सारी चीज़ें आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने एक अपने परिवार की तरह उनको सब चीज़ें पहुंचा के दी। अब आप सोचिए, अगर ऐसे संगठन को, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। अब ऐसे संगठन पे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहाँ पे वो 2002 तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। तो क्या ये बात पूरी सही है और आरएसएस वाले राष्ट्रवादी नहीं है? क्या ये बात सही है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। 20 जनवरी 1930 को डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, जो फाउंडर मेंबर थे या फाउंडर भी थे आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो फाउंडर थे, उन्होंने आह्वान किया था कि हर कोई हर शाखा में तिरंगा फहराए। पर उस समय प्रॉब्लम ये था कि तिरंगे के कई सारे स्वरूप भारत में मौजूद थे। किसी में चरखा था, किसी में कुछ था, किसी में कुछ था। तो लोगों ने तिरंगा फहराने के बजाय ध्वज, अपना हिंदूवादी जो ध्वज है सैफरन वाला भगवा झंडा, वो फहराया। उसका रीजन ये था क्योंकि एक जगह तो मुस्लिम लीग खड़ी हो गई थी, जिन्ना वाली, जो लोग 2 नेशन थ्योरी के ऊपर में चल रहे थे, और आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहता था कि देश में बंटवारा हो, देश का बंटवारा हो। वो ये चाहते थे कि अखंड भारत जो है, मतलब अटक से लेकर कटक तक की ये पूरा भारत एकजुट रहे। इस दौरान डॉक्टर हेडगेवार जी को ब्रिटिश सरकार ने जेल में भी डाल दिया, जस्ट इस वजह से कि उन्होंने उस समय की तत्कालीन जो कांग्रेस थी, उनके आह्वान पर तिरंगा लहराने की गुजारिश की थी अपने सब शाखा प्रमुख को। अब अगर ये बात सच है तो हम ये कैसे मान ले कि आरएसएस वाले राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते थे? इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मैं उनको पहले प्रधानमंत्री नहीं बोलूंगा क्योंकि यार पर्सनली मेरे लिए प्रधानमंत्री, जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, जितना मैंने रिसर्च किया है, मेरे लिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, क्योंकि उन्होंने अंडमान निकोबार को कैप्चर कर लिया था और लगभग 14 कंट्रीज में उनको मान्यता दे दी थी और उन्होंने पीएम पद की शपथ ले ली थी। तो फर्स्ट पीएम वाज नॉट पंडित जवाहरलाल नेहरू बट इट वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बट नेहरू जी ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है फ्रीडम स्ट्रगल में। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। इतना ही नहीं, तो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका मैं बहुत दिल से एडमायरर था, वो है श्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी।
इन्होंने भी कहा था कि राष्ट्रीय संगठन जितना भी बड़ा आरएसएस का बन चुका है और जितने तरीके से ये देश की मदद कर रहा है, ये अतुलनीय है। अगर ये दो प्राइम मिनिस्टर जो कांग्रेस से आते हैं, अगर वो आरएसएस के बारे में ये सोच रखते हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में कितना फर्क है। इतना ही नहीं, कुछ हिस्ट्री के बुक्स में आरएसएस की प्रतिलिपियों में ये पता चला है कि कुछ आरएसएस के जो वॉलंटियर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने जान से मार दिया था चेमूर में, जहाँ पे विदर्भ में जो चिमूर जगह है वहाँ पे कुछ आरएसएस के वॉलंटियर्स को मार दिया गया था क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अभी हम लोग तो कई सारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स का नाम जानते हैं, बट हम आरएसएस से बहुत कम लोगों को जानते हैं, और जितने भी लोगों को हम लोग जानते हैं उन सब को कुछ हमारी पिछली सरकारों ने, कुछ हमारे हिस्ट्री के बुक्स में जो पढ़ाया गया है उसमें उनको डिमीन करके दिखाया गया है। वीर सावरकर, इसके अलावा बहुत से लोग थे, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। एक बहुत नेक बंदे थे जिनको हम लोगों ने एक टेररिस्ट के तौर पे प्रोजेक्ट किया है। इतना ही नहीं तो आरएसएस के जो चौथे प्रमुख थे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये जेल भी गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि आरएसएस ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, इनके कितने लोग जेल में गए थे, तो ये वीडियो उनको दिखाइएगा कि आरएसएस ने क्या किया है इस देश के लिए। अगर इतने में भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो और एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊंगा कि जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट और ये सब चीज़ें चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहा था, बहुत सी चीज़ें चल रही थी, उस समय जयप्रकाश नारायण जो कि एक बहुत बड़े नेता थे, वर्ल्ड लीडर थे इनफैक्ट, और हमारे देश को उन्होंने बहुत अच्छे से ये किया था, आगे बढ़ाया था। उनके साथ थी अरुणा असफ अली। इनको आरएसएस के जो दिल्ली के हेड थे लाला हंसराज गुप्ता जी, इन्होंने शरण दी थी उस समय जिस समय इनके ऊपर में ब्रिटिशर्स ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। अगर उस समय कांग्रेस के नेताओं को आरएसएस के लोग अपने घर में शरण दे रहे थे, छुपा के रख रहे थे, डिस्पाइट कि उनको पता था कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनकी सज़ा मौत से कम कुछ नहीं होगी। इतना ही नहीं तो पुणे के औंध में अच्युत पटवर्धन और साने गुरुजी ने अपने ही घर में दो लोगों का आश्रय दिए थे। वो दो लोग थे भाऊ साहेब देशमुख और क्रांतिवीर नाना पाटिल। इन दो लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, पर पुणे के औंध में जो आरएसएस के मेंबर्स थे उन्होंने अपने घर में इनको छुपा कर रखा था, और इस वजह से छुपा कर रखा था क्योंकि ये लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अगर इससे भी आपका मन नहीं भरता हो तो जिस समय जिन्ना मुस्लिम लीग बनाकर बैठे थे उस समय आरएसएस ने इसीलिए भगवा झंडा उठाया। उसके पहले तक आरएसएस सिर्फ देश में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा था, पर अगर मुस्लिम लीग के खिलाफ कोई उठ खड़ा नहीं होता तो उस समय आप सोच लीजिए कि आपके साथ क्या होता था। आज भी कुछ लोग हैं जो आज भी कट्टर लोग हैं जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं और वो हमारे इंडिया में है। वो सब के सब उधर नहीं चले गए। जिन्होंने पार्टीशन मांगा था वो तो उनमें से 90% लोग इंडिया में ही छूट गए हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो गए हैं पाकिस्तान। अब आप सोचिए कि आरएसएस कितना राष्ट्रवादी संगठन है और आरएसएस कितने लोगों की मदद कर रहा है। अगर एक डेटा से आपको मैं बताऊं तो आरएसएस 1268 लोगों तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाता है। इसके अलावा आरएसएस के जो हेडक्वार्टर नागपुर में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे 2 टाइम का खाना बनता है। लगभग 30 से 40 हजार लोग रोज वहाँ पे खाना खाते हैं 2 टाइम का। और इतना ही नहीं, जो आरएसएस के हेड है, सर संचालक है मोहन जी भागवत, वो खुद अपनी प्लेट खाने के बाद में उठा करके खुद धोकर रखते हैं। ये है आरएसएस की विचारधारा। और जो आपको ये बोल रहे हैं ना कि आरएसएस वाले ब्रिटिशर से मिल गए थे, वीर सावरकर का जो बार बार अपमान कर रहे हैं, जो लोग कुछ लोगों को इतने गलत चीज में दिखाते हैं, उन लोगों को ये चीज जरूर बताइएगा किन किन आरएसएस वालों ने ये सब बलिदान दिया है और हमारे हिस्ट्री में
क्या क्या चीज़ें आपसे छुपाई गई है। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैं कहना चाह रहा था, वो सही से आप तक पहुँचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या आप में कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस सफ़र आप कर रहे हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।